हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम पर जिसकी हमने टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है। तो इसकी हमने टेस्ट सीरीज़ में मैंने आपको 5 टेस्ट है वो करवा दिए हैं। आज का हमारा छठा टेस्ट है, हम आज करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो अगर अभी तक आपने ये 5 क्लासें नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लेना। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको आर एस प्री की भी टेस्ट सीरीज है वो सोल्व करवाई जा रही है। महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको सोल्व करवाई जा रही है। साथ में यहाँ पे साइंस की क्लासेस भी आपके लिए लगवाई जा रही हैं। तो साइंस है वो ऑल एग्जाम, चाहिए आपका सेंटर का हो, आपका स्टेट का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सारे के सारे आपके लिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए जो सिलेबस है ये कवर करवाया जाएगा। और जैसे ही आरपीएससी की तरफ से आरएस का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसके तुरंत बाद है आपके साइंस एंड टेक के जो एमसीक्यू होंगे वो भी स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। और साथ में इसकी थ्योरी भी आपको स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो चलिए आज अब हम बात करते हैं हमारे आज के टेस्ट के बारे में, जो कि महिला सुपरवाइजर का आज का छठा टेस्ट रहने वाला है। और साथ में ही अगर आज के सिलेबस के टॉपिक की बात की जाए तो आपके हिंदी और आपके राजस्थान जीके, इसके साथ ही आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का है। निम्नलिखित में से दधि शब्द का पर्यायवाची है अनि, रदन, भृत्य और तकर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तकर है ये शब्द है, ये दधि का पर्यायवाची है। दधि के अगर अन्य पर्यायवाची देखें तो कौन से होते हैं? दधि यानी दही, दही, गोरस, मट्ठा और तकर। ये किसकी है? ये दही के पर्यायवाची है। अब हम बात करें ऑप्शन की तो अनि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ये तीर का पर्यायवाची है, अनि यानी तीर। रदन की बात करें तो रदन है ये दांत का पर्यायवाची है, दांत का। और भृत्य है तो अगर भृत्य शब्द है वो दास का पर्यायवाची है, किसका? दास का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है वो गलत दिया हुआ है? यानी 4 सही है, 1 गलत दिया हुआ है। वादी, प्रतिवादी, राग, द्वेष, सामीस, निरामीस और भूषण और विभूषण। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। वादी का प्रतिवादी होगा विलोम शब्द, राग का द्वेष होगा, सामीस का निरामीस होगा और भूषण का जो विलोम होगा वो होगा दूषण। भूषण का होगा दूषण, जो कि ये गल दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है। दृक् शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश, इच्छा, आंख और इंद्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी। दृग है वो किसका पर्यायवाची है? ये है आंख का। आंख के और पर्यायवाची देखें तो आप सभी को पता है इसके नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, चक्षु, इसके साथ लोचन और अक्षी। ये इसके क्या होते हैं? आंख के पर्यायवाची होते हैं। बात करें हम ऑप्शंस की तो ये राइट ऑप्शन तो हमारा सी हो जाएगा। अगला है आकाश। आकाश के अगर पर्यायवाची देखें तो नभ, गगन, अंबर और अंतरिक्ष। ये किसके हैं? ये गगन के मान लीजिए, आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छा के पर्यायवाची देखें तो क्या होगा? आकांक्षा, इसके अलावा अभिलाषा, कामना यानी इच्छा, यानी कोई चीज की कामना, कोई चीज की चाह, या लिप्सा। ये क्या है? ये आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं।
अब हमारा बचा इंद्र, तो इंद्र के पर्यायवाची कौन से होंगे? एक तो होगा सुरेश, सुरेश, इसके अलावा सुरपति, सुरपति, देवराज, क्या? देवराज, और इसका एक है मेघराज, मेघराज। तो ये किसके है? ये इंद्र के पर्यायवाची है। तो मैंने चारों ऑप्शन के है वो आपको पर्यायवाची एक बार है वो रिकॉल करवा दिए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपुल शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन देखें तो पहला स्वल्प, अपुल, सुपुल और अवपुल। तो विपुल शब्द का विलोम होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वल्प। अब देखिए विपुल है तो विपुल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में। विपुल का अर्थ होता है अधिक मात्रा में, यानी कि ज्यादा, ज्यादा, यानी कि भरपूर मात्रा, भरपूर, भरपूर। तो ये तो क्या हो गया? भरपूर। ये तो हो गया आपके विपुल। अगर अब स्वल्प की देखें तो स्वल्प होता है कम है जो वस्तु, कम है जो वस्तु, यानी कम मात्रा, कम है मात्रा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि विपुल का विलोम होगा स्वल्प। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जरठ और जठर शब्द युग्म का अर्थ है जड़ी बूटी और शरीर, वृद्ध और ज्वाला, जवान और पेट, और बूढ़ा और पेट। जरठ और जठर शब्द की बात करें तो जरठ ये होता है जरठ यानी बूढ़ा, इसका होता है बूढ़ा। जठर यानी कि पेट। आपने साइंस में कई बार जठर रस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जठर क्या होता है? पेट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जरठ मनीष बूढ़ा और जठर मनीष पेट। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कपीस का अर्थ हनुमान होता है। तो कपीस का अर्थ है मेला, गंदा, मटमेला और कीड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कपीस का अर्थ हमें हनुमान है वो दे दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा है कपीस का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है मटमेला, मटमेला, या फिर इसे भूरा भी बोल सकते हैं, भूरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कुलांगार, कुलकेतु, कुलावंश और कुलधर। तो अगर हम बात करें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुल का नाश करने वाला, राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट, कुलांगार। और एक होता है कुलकेतु। कुलकेतु क्या होता है? परिवार का जो सम्मानित और श्रेष्ठ व्यक्ति है, परिवार का सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित या फिर श्रेष्ठ बोल दें, सम्मानित या श्रेष्ठ व्यक्ति, व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कुलकेतु। अगर हम बात करें कुलावंश की तो ये क्या होता है? जो वंश का जो मुकुट होता है, यानी वंश में जो श्रेष्ठ होता है, वंश में श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे क्या बोलते हैं? कुलावंश। अगला है कुलधर। कुलधर ये होता है कुल का क्रम चलाने वाला, कुलधर यानी कुल का क्रम चलाने वाला, क्रम चलाने वाला। तो मैंने आपको चारों बता दिए कि चारों हैं, कौन कौन से होते हैं। कुलांगार का मतलब होता है कुल का नाश करने वाला, कुलकेतु परिवार का सम्मानित या फिर परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलावंश यानी वंश में श्रेष्ठ, और कुलंधर मतलब कुल का क्रम में चलाने वाला। राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? अलवर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, अजमेर। राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये आपके अजमेर में रूपनगढ़ गांव, रूपनगढ़ गांव जो कि किशनगढ़ में पड़ता है, किशनगढ़ में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित है? रूपनगढ़, अजमेर में। अगर हम बात करें कि जो ये आपका मेगा फूड पार्क है तो इस प्रोजेक्ट को जो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कौन सी? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क
फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके द्वारा है इसे तैयार किया गया। ठीक है। दूसरा, अगर ये तो होते हैं मेगा फूड पार्क, एक होती है एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है, अलवर, अलवर, कोटा, गंगानगर यानी श्री गंगानगर, गंगानगर, और इसके अलावा बोरानाडा, बोरानाडा। यहाँ पे क्या है, ये है एग्रो फूड पार्क। अगर इनसे पूछ ले कि इन्हें है वो दो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो एग्रो फूड पार्क है, इन्हें रिक्को के द्वारा विकसित किया गया है। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, रूपनगढ़ अजमेर। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर से, जालोर, सिरोही और पाली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका सी, सिरोही। बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना है, ये एक लघु श्रेणी योजना है, लघु श्रेणी की सिंचाई योजना है। ये किस जिले में है, ये सिरोही में है, सिरोही में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें बाड़मेर और जालोर के, आपने देखा होगा काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इन दोनों से नर्मदा नहर से इसमें सिंचाई होती है, नर्मदा नहर। तो आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नर्मदा नहर है उससे राजस्थान के ओनली दो जो जिले हैं वहाँ पे सिंचाई होती है, वो कौन कौन से, बाड़मेर और जालोर है, जहाँ पे इससे बूंद बूंद सिंचाई योजना से भी नर्मदा नहर से ये योजना है वो क्रियान्वित की जा रही है। एक आपके जालोर से इम्पोर्टेंट बनता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बांकली बांध है वो कहाँ पे है, तो ये भी आप याद रखना, बांकली बांध है वो कहाँ पे है, वो जालोर में है। और पाली का आप सभी को पता है कि जवाई बांध है वो पाली का है, जवाई बांध कहाँ पे है, पाली है, जवाई बांध हो गया। एक इसके साथ एक बांध और भी आता है, हेमावास बांध, हेमावास बांध। तो पाली के अंदर जवाई बांध भी है और हेमावास बांध भी है, ये भी आप चीजें याद रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गोरीर सोलर बाल्टिक एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित है या किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरीर सोलर बायोटेक एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्थित है, वो झुंझुनू में स्थित है। इसके साथ ही मैं और ऑप्शन के आपको बता देती हूँ, जैसे बाड़मेर, बाड़मेर में है वो आगोरिया सोलर प्लांट है, आगोरिया, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, ये बाड़मेर में है। इसके साथ ही नागौर की अगर बात करें तो खींवसर, खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट है, सोलर एनर्जी प्लांट, एनर्जी प्लांट, ये कहाँ पे है, खींवसर। और खींवसर कहाँ पे है, नागौर में पड़ता है। अगर हम बात करें और आपका क्या बच गया, जैसलमेर। अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में कौन सा है, यहाँ पे मोकला, जैसलमेर में है मोकला सोलर एनर्जी प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट, ये कहाँ पे है, ये आपके मोकला सोलर एनर्जी प्लांट है, ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में हो गया, बाड़मेर में आगोरिया हो गया, नागौर में खींवसर हो गया, झुंझुनू में गोरीर हो गया, और एक आपका इंपॉर्टेंट है धुनिया, एक इंपॉर्टेंट है धुनिया, धुनिया सोलर प्लांट है वो कहाँ पे है, ये आपके जोधपुर में है, ये है जोधपुर में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा कब से क्रियान्वित है वो किया जा रहा है? 1986-87, 1985-86 से, 2005-06 से, और 1995 से 96 तक। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 2005-06 से प्रारंभ किया गया था। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, और 5 जिलों के कितने, 16 खंडों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है। मैंने आपको ये क्वेश्चन आज से 2-3 दिन पहले टेस्ट करवाया था, या तो पहला, इससे पहले जो मैंने आपका टेस्ट करवाया था महिला सुपरवाइजर, उसमें भी मैंने बताया था, या फिर मैंने आपको आर एस परी के जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने इसमें बताया था। इसमें मैंने आपको मगरा क्षेत्र और मेवात क्षेत्र कार्यक्रम,
मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। और मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है वो कब से चलाया गया है, वो 1986 से 87 से चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो मेव बहुलता इलाका है वहाँ पर, जैसे अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर और भरतपुर उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, वो इससे मेवात क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मेवात क्षेत्र कार्यक्रम 1986-87 से लागू हुआ है। और आपका मगरा क्षेत्र पूछ ले तो ये 2005-06 से है। अब इसमें एक क्वेश्चन आप और ऐड कर सकते हैं कि अरावली वनारोपण कार्यक्रम है वो कब से चलाया गया, तो वो चलाया गया था 1992-93 से। और ये तीनों आपके मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनमें से एक पूछ लिया जाता है, चाहे मगरा क्षेत्र कार्यक्रम पूछे, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम पूछे या फिर अरावली वनारोपण कार्यक्रम पूछे, तीनों के तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर बार बोलती हूँ, वही मैं अब बोलूँगी कि आप जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं अपनी रफ नोटबुक है वो अपने पास रखें, और जैसे ही कोई न्यू फैक्ट आपके सामने आए तो उसे नोट डाउन करें। नोट डाउन करोगे तो क्या है, वो चीज़ें आपकी बार बार रिवाइज होगी। अब मान के चलिए मैंने एक पीछे कोई दूसरे तीसरे टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसमें मैंने मगरा क्षेत्र और मेवात क्षेत्र के बारे में बताया, आज मैंने फिर इनके बारे में बताया, तो ये चीज़ें तो आपको याद हो गई, आपको रिकॉल हो गई। दूसरी मैंने अरावली वनारोपण के बारे में बताया, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये नहीं है कि आपने उस दिन मगरा क्षेत्र और मेवात क्षेत्र को नोट डाउन किया तो आज नहीं करोगे, आज भी करो, वहां पर भी किया यहाँ पर भी करो। इससे क्या होगा कि आपकी है वो लिखने से आपको वो चीज़ें जल्दी याद होंगी, आप भूलोगे नहीं बार बार लिखोगे तो। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि रफ नोटबुक लीजिए और उसमें नोट डाउन करते रहिए, ताकि वो आपका बार बार पढ़ने में आएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे कुछ अलग इफेक्ट होते हैं जो हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर याद नहीं होते, लेकिन बार बार उनकी प्रैक्टिस होती जाती है तो याद भी होते जाते हैं। मेरा टेस्ट सीरीज लाने का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चंस हैं वो याद हो जो आपको है वो अपन जनरली पढ़ते हैं तो हमें वो याद नहीं होते, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में महिला प्रचालित जोत धारकों की संख्या कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कितनी है? 5.46 लाख, 7.75 लाख, 68.88 लाख और 76.55 लाख। एक बात तो ये मैं बताऊं कि राज्य की अगर नवीनतम कृषि गणना की बात करें ना, कृषि गणना, तो वो कौन सी है, वो है 2015-16। 2015-16 ये राज्य की नवीनतम कृषि गणना है। अगर इसके बारे में हम बात करें कि इसमें महिला जोत धारकों की संख्या है वो कितनी है, यानी कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या आपसे पूछ ले तो वो है 7.75 लाख। 7.75 लाख। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा इसमें क्या पूछा जाएगा कि इसमें है वो महिला भूमि जोतों की संख्या में है वो वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, या कमी हुई है, और कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, जो भी हुई है तो वो कितनी हुई है वो भी आपसे पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपसे पूछे कि महिला प्रचालित भूमि यानी जो धारकों की संख्या है वो कितनी है, 7.75 लाख है। और इसमें 2010-11 में जो कृषि गणना हुई थी उससे 2015-16 में वो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें क्या बन जाएगा कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो आपकी वृद्धि हुई है 41.94%। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से इन्हें याद करना है, क्योंकि आपकी जो नवीनतम जो कृषि गणना है वो कौन सी 2015-16 है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यात पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2020, 2021, 2019 और 2018। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों के लिए बात करें तो पुरस्कृत करने के लिए जो राज्य निर्यात पुरस्कार योजना है वो लागू की गई थी 2019
2019 में। इसमें क्या हुआ था, इस योजना में 15 श्रेणियों में 15 श्रेणियों में वो 32 पुरस्कार है वो दिए जाने के लिए कहा गया था। 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार, और एक इसके साथ ही एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड है वो भी दिए जाने की गई थी। तो यानी सारे के सारे कितने हो गए, 33 पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है इसमें किया गया था। तो ये योजना कब से स्टार्ट की गई, 2019 से। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक WIP ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष निम्नलिखित को माना जाता है। 2001-2, 1999 से 2000, 97, 98 और 2003-4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष कौन सा है, 1999 से 2000 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको पिछले टेस्टों में करवाया था, तो आपका ये भी आपको एक बार फिर मैंने रिवाइज करवा दिया है। इसके साथ साथ क्या है, जो थोक मूल्य सूचकांक है ये मासिक आधार पर जारी होता है, मासिक आधार पर जारी होता है। इसके अगर आधार वर्ष की बात करें तो 1999-2000 इसका आधार वर्ष है। और साथ में क्या है इसके बारे में, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा है जारी किया जाता है, शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये कि जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें कितनी वस्तुएं हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 54 वस्तुएं हैं, जो 75, 69 और 10 हैं। ये भी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी वस्तु है वो कितनी है। तो मैंने आपको याद करवा दिया, 154, 75, 69, 10। राइट आंसर ऑप्शन बी। रिकॉल करने के लिए इतना काफ़ी होता है। मैं आपको ये जो चीज़ें होती हैं ये बार बार है वो आपको रिवाइज भी करवाती रहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और जो लगता है कि हाँ ये भूलने लायक है, तो वो चीज़ें मैं आपके लिए बार बार लाती रहती हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सर्वाधिक औद्योगिक निवेश किया गया है। जोधपुर, उदयपुर, अलवर और कोटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसका राइट आंसर तो हमने बता दिया कि ये अलवर में है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि राजस्थान में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो इसमें आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये किस चीज़ की है और ये कहाँ की कंपनी है और किस स्थान पे है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट 7-8 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके बारे में बता देती हूँ। पहला इम्पोर्टेंट है होंडा स्कूटर की। तो ये जो कंपनी है ये किसकी है, ये जापान की है, कहाँ पे, ये है टपुकड़ा अलवर में। तो आपको याद करना है होंडा स्कूटर जापान की टपुकड़ा अलवर में, और ये आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दूसरी आपकी आती है होंडा कार, जो कि कहाँ पे है, ये भी जापान की है और ये खुसखेड़ा अलवर में है। ये कहाँ पे है, खुसखेड़ा अलवर में। अब मैं अगली तीसरी आपको बताती हूँ। तीसरी कौन सी है, तीसरी है पिर्टो। ये किसकी है, ये है ब्राजील की, ब्राजील की, और है कहाँ पे, ये है मनोहरपुरा जयपुर में। और किस चीज़ की कंपनी है, एटीएम मशीन की। अगली मैं आपको बताऊं तो अगली आती है, जो चौथी हम बात करें तो वो है नेशनल टायर ट्यूब। ये किसकी है, ये है थाईलैंड की कंपनी, थाईलैंड की कंपनी है। और ये कहाँ पे है, ये है भिवाड़ी अलवर की कंपनी, अलवर में ये स्थित है। अगली हम बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाफार्ज। ये फ्रांस की कंपनी है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और किस चीज़ की है, चित्तौड़गढ़ में है। और ये किस चीज़ की है, ये सीमेंट की है,
सीमेंट की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 7-8 है, मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ, तो आपको इन्हें नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार इनका मिलान करवा लिया जाता है, कई बार सुमेलित करने में आती है और कई बार ये सीधी पूछ ली जाती है। अगले की बात करें हम, कितने नंबर कितनी करवा दी मैंने आपको, 5 करवाती। तो छठी है वो कौन सी है, ये है आपकी सेंट गोबेन। सेंट गोबेन ये कंपनी कहाँ की है, ये है फ्रांस की कंपनी, भिवाड़ी अलवर में है, भिवाड़ी अलवर में स्थित है। और किस चीज़ के सेंट गोबेन है, ये कांच की है, कांच की है। अगली है 7वीं एमटेक एरी, एमटेक एरी, और ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है, अमेरिका, और अमेरिका की है, और कहाँ पे है, महुआ खुर्द में, महुआ खुर्द में ये स्थित है। और रेल वैगन है, रेल वैगन की ये जो कंपनी है वो है किसके लिए, रेल वैगन के लिए, कहाँ पे, महुआ खुर्द में। और आपकी लास्ट 8वीं है, ये कौन सी है, ये है निप्पन, निप्पन किस कहाँ की कंपनी है, थाईलैंड की है, थाईलैंड की है, और अलवर में है, अलवर में है। और किस चीज़ की है, ये स्टील पाइप की है, स्टील पाइप की कंपनी है, पाइप की यानी पाइप मोबाइल्स की ये कंपनी है। तो मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है वो आपको याद करवा दी है एक बार। और एक और इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी बार वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो भी आप लास्ट लिख लीजिए, ये है जिलेट इंडिया लिमिटेड, जिलेट इंडिया लिमिटेड। ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा। ये कहाँ की है, अमेरिका की है, और कहाँ पे स्थित है, ये भिवाड़ी अलवर में है, भिवाड़ी अलवर में, अलवर में। और किस चीज़ की है, स्टेनलेस, जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, स्टील तो इसकी है। ये मैंने इंपॉर्टेंट 9 कंपनियां आपको याद करवा दी है। एक बार फिर आपको बता देती हूँ। राजस्थान की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, पहली है होंडा स्कूटर, जापान की टपुकड़ा अलवर में, होंडा कार जापान की खुसखेड़ा में। अगली है पिर्टो ब्राजील की मनोहरपुरा में है, और एटीएम मशीन के लिए नेशनल टायर ट्यूब थाईलैंड की भिवाड़ी में, लाफार्ज फ्रांस की निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और सीमेंट की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली सेंट गोबेन फ्रांस, भिवाड़ी कांच की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमटेक एरी अमेरिका की, रेल वैगन की महुआ खुर्द में स्थित है, निप्पन थाईलैंड की है, अलवर में स्थित है, और स्टील पाइप की है। और अगली लास्ट है स्टील जिलेट इंडिया लिमिटेड, जो कि अमेरिका की भिवाड़ी अलवर में स्थित है, और स्टेनलेस स्टील के लिए है। ये मैंने इंपॉर्टेंट 9 कंपनियां आपको बता दी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी अलवर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 लागू किया गया। कब लागू किया गया, 17 जुलाई 2019, 25 दिसंबर 2019, 1 अप्रैल 2019 और 20 अगस्त 2019। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, 17 जुलाई 2019 को राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों की व्यवधान रहित स्थापना को लेकर अधिनियम 2019 है, ये लागू किया गया 17 जुलाई 2019 को। इसके साथ ही एक चीज़ और है, राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था, वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो क्या था, राज उद्योग मित्रा ये वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। साथ में आपको याद रखना है, वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया 12 जून 2019 को, और ये अधिनियम लागू किया गया 17 जुलाई 2019 को। वेब पोर्टल कौन सा है, राज उद्योग मित्रा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल विभाग है उद्यानिकी विभाग, आयोजना विभाग, भूजल विभाग और जल संसाधन विभाग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कृषि सिंचाई योजना है उसका नोडल विभाग है उद्यानिकी विभाग।
आगे बढ़े। अगर इसमें आपसे ये भी पूछ ली जाए कि सेंटर और स्टेट का जो इसका वो वित्त पोषण जो अनुपात था वो कितना है, तो वो है 60-40 अनुपात। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पेचवर्क जोधपुर का प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग सीकर का, अजरक प्रिंट बीकानेर की और सांगानेर प्रिंट मोलेला की। तो उसमें सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोटा उद्योग है वो सीकर का है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर पेचवर्क की बात करें तो जोधपुर का नहीं, ये कहाँ का है? शेखावाटी का है। पेचवर्क है वो शेखावाटी का है। गोटा उद्योग सीकर का है। अजरक की बात करें तो अजरक है ये बाड़मेर की है, बाड़मेर की। सांगानेर प्रिंट की बात करें तो सांगानेर प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की, जयपुर की। और अगर हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की कौन सी है? उस्ता कला, उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाद्रपद में है वो गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। और वो भी भाद्रपद की कौन सी तिथि को बनाया जाता है? ये बनाया जाता है शुक्ल चतुर्थी को, शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। और इस दिन भगवान गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव पर गणेश चतुर्थी के रूप में ये त्योहार बनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी का जो उत्सव है यानी गणेश चतुर्थी, इसके जो 10 दिन बाद है, 10 दिन के बाद है वो अनंत चतुर्दशी आती है। क्या आती है? अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी आती है। और इस दिन के साथ ही इस त्योहार को समाप्त माना जाता है। और यह त्योहार है वो चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको कितनी चीजें याद रखनी है? पहला तो यही कि गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद मास में आती है। किस तिथि को? शुक्ल चतुर्दशी को। इस दिन गणेश जन्म उत्सव भी बनाया जाता है। और गणेश चतुर्दशी का जो उत्सव है वो 10 दिन तक चलता है। और चतुर्थी के 10 दिन बाद जो अनंत चतुर्दशी आती है उस दिन से के बाद है ये त्योहार है वो समाप्त माना जाता है। और इस त्योहार को चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए चारों पांचों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, रानी सती के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था, बिल्कुल सही है। इनका विवाह तन धन दास से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और इनका प्रमुख मेला है वो झुंझुनू में भरता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इनका मेला भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है, लेकिन ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो इनके रानी सती के बारे में बात करें तो इनका नाम नारायणी बाई था, सही बात है। और इनका विवाह है वो तन धन दास से हुआ था, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तन धन दास की मृत्यु हो गई थी, तो इनके साथ है वो नारायणी देवी या नारायणी बाई है वो सती हुई थी। उसके बाद ये रानी सती कहलाई। और रानी सती के मंदिर में हर वर्ष है वो भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है, अमावस्या को मेला भरता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं इनके साथ जितने भी अदर फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का वो है कि आपको पता हो और आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा है मृत्यु भोज, बंधुआ मजदूर, पुत्री के विवाह पर रुपए लिए जाने की प्रथा और वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से देने की प्रथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सागड़ी प्रथा है वह एक बंधुआ मजदूरी प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा है। राजस्थान में बात करें तो 1961 में जो सागड़ी निवारण अधिनियम, सागड़ी प्रथा के लिए सागड़ी निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम पारित किया गया था। और पारित किसके लिए किया गया था? कि बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलवाने के लिए ये प्रयास है वो किया गया था। तो कब किया गया था? 1961 में किया गया था। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राजा का शासनकाल है वो तमाशा लोकनाट्य का स्वर्ण काल कहलाता है? मिर्जा राजा मान सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह और राम सिंह द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाई प्रताप सिंह।
सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो तमाशा लोकनाट्य के लिए स्वर्ण काल कहलाता है। अगर इनमें बात करें कि मुख्य तमाशे तो एक तो गोपीचंद व हीर रांझा ये इसके मुख्य तमाशे हैं। जो सवाई प्रताप सिंह है इन्होंने जो बंशीधर भट्ट थे, कौन है? बंशीधर भट्ट को अपने दरबार में संरक्षण दिया था ताकि जो तमाशा लोकनाट्य है इसको प्रोत्साहित किया जा सके। तो तमाशा लोकनाट्य को प्रोत्साहित करने के लिए बंशीधर भट्ट को अपने दरबार में इन्होंने क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। और तमाशे का जो आयोजन होता है यानी जिस खुले मंच पे जो आयोजन होता है, खुले मंच पर आयोजन होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे अखाड़ा बोला जाता है। तो ये 2-3 चीजें आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए। और ये अखाड़ा है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो तमाशा लोकनाट्य किया जाता है वो कौन से मंच पे किया जाता है? खुले मंच पे किया जाता है और उसे क्या बोला जाता है? उसे अखाड़ा बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे यहाँ वो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं जो कई काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म HDMI में HD क्या है? हाई डेफिनेशन, हग डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन और हैवी डिप्लॉयमेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हाई डेफिनेशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? 11, 14, 15 या फिर 17। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर से जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर यानी जो आपकी LCD हो गई, LED हो गई, इनको जोड़ने के लिए जो यूज में ली जाती है वो होती है VGA केबल। जो केबल होती है उसे क्या बोलते हैं? VGA केबल बोलते हैं। और इस केबल में 15 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं। लेकिन ये जो 15 पिन होते हैं वो तीन लाइन में होते हैं और एक लाइन में कितने? 5 पिन होते हैं। तो कितने हो गए? 5, 5, 10 और 5 दिए 15। तो 15 पिन होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि VGA केबल है वो मॉनिटर मानते हैं अपन। मॉनिटर कौन सा होता है? LED, LCD यही होते हैं ना। तो इनके लिए उपयोग में ली जाती है। तो इन्हें जोड़ने के लिए ली जाती है। तो उस केबल को पहली बात तो VGA केबल बोलते हैं और इसमें कितने? 15 पिन होते हैं। और किस प्रकार होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ उसे अच्छे से समझा भी दूँ। अगर फिर भी कुछ आपको समझ में ना आए, हो सकता है कि जिस प्रकार मैं समझाना चाहूँ उससे आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और जैसे कोई तरीका होगा कि आपको अच्छे से समझ में आए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको जो भी क्वेश्चन मैटर उपलब्ध करवाऊँ तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसका बेनिफिट आपको पूरा मिले। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी डिवाइस है वो हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है? ईमेल, प्रिंटर, फैक्स और सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को पता है कि ये कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब इसमें सीधा भी पूछ सकता था कि कौन सी जो आपकी डिवाइस है वो आउटपुट देती है या फिर आउटपुट प्रकार की है। इसमें बस इसने थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल 2019 में बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की विड्थ होती है वो कितनी होती है? 8.09, 8.43, 1 व दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 8.09 है वो एक्सेल 2019 में बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एम्प्टी फंक्शन है? नाउ, डेट, डे और मंथ। अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? ये आपके कंप्यूटर में जो आप MS एक्सेल पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है। और ये फंक्शंस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें MS एक्सेल का ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन है? ये आपके जो फॉर्मूला बार होती है, कौन सी फॉर्मूलाज बार होती है उसके बारे में, जो टैब मान लीजिए आप पे, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो फॉर्मूलाज है वो किस प्रकार लगते हैं और उससे किस प्रकार रिजल्ट निकाला जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। ये जो टेक्स्ट
कोड या टेक्स्ट फंक्शन होते हैं उसका ये क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको डिटेल से थोड़ा बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से इनके बारे में जानकारी मिले। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। मैं इनको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन होते हैं तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो टेक्स्ट पर काम करते हैं, यानी टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। तो ये हमें किस प्रकार है जो आउटपुट देते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जैसे आप मान के चलिए कि नाउ दिया हुआ है, इसमें पूछा है एम्प्टी फंक्शन कौन सा होता है। नाउ हो गया, डेट हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया। पहले मैं आपको बताती हूँ डेट के बारे में। डेट क्या होती है कि इस फंक्शन का उपयोग हमें डेट निकालने के लिए, यानी डेट के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि हमें डेट निकालनी है आज की। जैसे आपको एक पता होगा कि फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले ये बराबर का चिन्ह है, ये लगाते हैं। पहले बराबर का चिन्ह लगाया, फिर डेट लगाया, फिर इसमें 2018 03 और 22 लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ लिख दी। तो इसमें अब हमें डेट निकालनी है, तो ये डेट के लिए हो गया। तो इसमें फिर डेट क्या आ जाएगी, ये डेट आ जाएगी आपकी 22 03 और 18 ऐसा लिखा जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 22 मार्च 2018 ये डेट है। तो ये हो गया डेट निकालने का। ऐसे ही अगर हम डे निकालें तो डे के लिए हम बराबर का निशान, डे 03 02 और हम यहाँ पे 2019 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा जो आगे आएगा आउटपुट निकल के आएगा वो आ जाएगा 03। यहाँ पे हमें डे निकालना था तो डे कौन सा है, 03 है। इसी प्रकार मंथ के बारे में लिखेंगे तो हम यहाँ पे बराबर का निशान लगा के मंथ लिख लेंगे और फिर वापस यही हम चीज़ लिखें 03 2 और 2019 लिखें तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 02 आ जाएगा, यानी हमें मंथ पूछा है। तो इसी प्रकार अगर हम नाउ का लिखें ना तो वो एम्प्टी फंक्शन होता है। एम्प्टी फंक्शन कैसे होगा कि जो ये नाउ है इस फंक्शन का यूज किया जाता है सेल में करंट डे और टाइम इंसर्ट करने के लिए। करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो हम इसे लिखते हैं बराबर का निशान नाउ और फिर ये ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो इसका हमें जो एंटर दबाएंगे तो रिजल्ट आएगा। तो इसका आ जाए, जैसे आज तारीख है 5, मान के चलिए 1/2019 ऐसा लिखा जाएगा। और जो टाइम होगा, जिस टाइम होगा, जैसे 2 PM है तो ये 2 PM है लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका एम्प्टी फंक्शन क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट नाउ हो गया। जो नाउ है ये कैसा फंक्शन है, सेल में हमें करंट डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं कल आपको दोबारा इसको समझा दूंगी। अगले पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फंक्शन का आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स आता है। अभी मैंने आपको बताया नाउ है, ये किस लिए, ये डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए, डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये तो ट्रू और फॉल्स तो इसमें आता ही नहीं है, इसमें तो सीधा अपना आउटपुट आता है, जैसे डेट और टाइम। टुडे की बात करें तो ये भी सही है, ये दिन निकालने के लिए आता है, तो इसमें भी ये आपका ट्रू और फॉल्स में नहीं आता। ट्रिम की बात करें, इसका यूज है किस लिए किया जाता है, जो ट्रिम है टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट फंक्शन है। इसका यूज है वो कोई भी फंक्शन इस प्रकार का है कि इसका जो यूज है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए किया जाता है। टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेस होता है, क्या होता है, जो स्पेस होता है उसे रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अपने कोई एग्जाम्पल ले लिया, बराबर का निशान लगाया, फिर ट्रिम ये लिखा। हमें कोई भी 2 वर्ड लेने हैं, ठीक है, तो जो टेक्स्ट स्ट्रिंग ले लिए हमने 2 कोई भी, जैसे मैंने ले लिया राम अकेडमी, राम अकेडमी, एकेडमी ये ले लिया। तो इनके दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, जो स्पेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो राम अकेडमी के बीच में है ओनली एक स्पेस है वो आएगा, ओनली एक स्पेस आएगा। पहले कितने सी हुई तो एक स्पेस आ जाएगा, तो इसलिए यूज किया जाता है ट्रिम का। तो ये भी नहीं हो सकता कि इसका ट्रू और फॉल्स आए, इसका भी तो आउटपुट सही से आता है। ट्रू और फॉल्स आता है EXACT, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस फंक्शन की बात करें तो इसका यूज किया जाता है, जो स्ट्रिंग होती है उसको मैच करने के लिए किया जाता है। और उसमें अगर वो मैच हो जाती है तब तो आ जाता है ट्रू, अगर मैच नहीं होती तो आ जाता है फॉल्स। अब ये किस प्रकार होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप मान के चलिए हमने बराबर का जो निशान है वो लगाया,
EXACT लगाया। अब हमने क्या किया कि अब इसमें मैं एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका ट्रू, TRUE ट्रू, आगे भी लिख दिया TRUE ट्रू, तो यानी ये सेम है। तो अगर ये दोनों चीज़ें सेम होगी ना तो इसका जो आउटपुट होएगा वो ट्रू ही आएगा। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं राम का, यहाँ पे भी लिख दिया आपने राम। मैं तो ये सिर्फ वर्ड बताया आपको कि हाँ ये वर्ड से ऐसे होगा, तो ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर है वो ट्रू आ जाएगा। अगर ये सेम नहीं होते, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती आपको यहाँ पे लिख देती RAM राम और यहाँ पे लिख देती राम। अब वैसे देखने में तो ये भी सेम है लेकिन वर्ड लिखने में सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने ए और एम है ये क्या लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल में। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा ये फॉल्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रू और फॉल्स जो रिजल्ट आते हैं वो किस में होती हैं, आपके ऑप्शन सी, आपके फोर्थ में। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बात करें, जो ये फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूला आपका बार होता मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से समझना होगा। और ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे से इनका एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताऊँ, ताकि इनमें आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। महिला सुपरवाइजर में अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो आएंगे जो कि आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा फंक्शन दिया है, एंड है, ये फंक्शन दिया है, और ये एंड फंक्शन है ना, ये कौन सा होता है, लॉजिक फंक्शन होता है। इसमें आगे ये फॉर्मूला लगाया है, तो इससे लगाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंड फंक्शन है वो होता क्या है। पहले हम बात करते हैं कि लॉजिक फंक्शन है होते क्या है। लॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। 4 कौन कौन से, पहला तो ये एंड ही होता है, एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नोट, और चौथा होता है इफ़। ये 4 फंक्शन होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा गया कि ये जो फंक्शन होते हैं ये जो अपना आउटपुट देते हैं ये ट्रू और फॉल्स में देते हैं। दोनों किस में देते हैं, ट्रू और फॉल्स में देते किस प्रकार है। जैसे पहला हम देख लेते हैं एंड का। ये फंक्शन का जो आउटपुट हमें मिलेगा ना वो ट्रू या फॉल्स में आता है, ये मैंने आपको बता दी। और अगर इसमें जो दी गई सारी की सारी कंडीशन है ना, अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन इसने गलत दे दी तो आउटपुट है वो फॉल्स होगा। ठीक है, इसमें यानी बात यह है कि यह फंक्शन पहली कंडीशन के गलत होने पर दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करता। ठीक है, तो मान के चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, एंड लगा दिया 40-40, यानी 40-40 बराबर दे रखे हैं, तो इसने ये जो आउटपुट है वो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो इसमें कहने का अर्थ क्या है कि एंड ऐसा लॉजिकल फंक्शन है कि इसमें आपके ये जो सारी की सारी इसने कंडीशन दे रखी है वो चेक करेगा। जैसे इसमें अगर सारी सही है ना तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी जो कंडीशन है वो गलत दे रखी है, तो ये फिर आगे वाली चेक नहीं करेगा। जैसे 40 बराबर 40 होता है, बिल्कुल सही है तो ये आगे चेक करेगा। 20 बड़ा है 10 से, ये भी सही है। ले 40-40 इसमें ना ये बीच में इसमें ये निशान आ जाएगा जो कि मेरा प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये निशान आ गया, इसका तो कोई औचित्य नहीं है, तो यानी ये गलत हो गया, तो ये सारों को ही गलत कर देगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब मान के चलिए एंड दिया होता, ठीक है, और इसमें 40 बराबर 40 दे दिया, यानी ये कंडीशन बिल्कुल सही दे दी। एक 20 बड़ा है 10 दे दी, ये भी सही दे दी। एक ये कर देता 30 बड़ा है 20 से, यानी ये सारी की सारी कंडीशन सही दे रखी है, तो इसका आंसर फिर ट्रू हो जाता। एक क्वेश्चन में आगे और बताती हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एंड दिया हुआ है 40 बराबर 30, 20 बराबर 20, 40 बराबर 40, तो इसमें पहला ही इसने गलत दे दिया 40 बराबर 30। तो मैंने बताया था कि एंड ऐसा फंक्शन है कि जो अगर एक इसने गलत दे दिया तो आगे वाले ये चेक नहीं करेगा। ये अगर इसने पहला सही दे रखा है तो आगे वाला ये चेक करेगा, तो पहला ही गलत दे दिया तो आगे वाला चेक नहीं करेगा, और इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉल्स, चाहे आगे वाले सही दे रखे हो। एक क्वेश्चन और देखती हूँ आगे। नहीं, ये इतने क्वेश्चन थे तो मैंने एंड का एक आपको बता दिया है। आगे वाले जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, टेस्ट लेके आऊँगी, उसमें मैंने आपको इफ़ के, ये तो हमारा एंड का था, आगे मैं इफ़ और
इनके भी क्वेश्चन लेके आऊंगी और ये भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, ताकि इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके और भी एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि हर सब्जेक्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो, हर सब्जेक्ट आपका अच्छे से क्लियर हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई अदर आपका वैकेंसी से रिलेटेड, अगर किसी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं, आप सीधा मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब और कल हम करेंगे आरएस प्री का टेस्ट, वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि आरएस और महिला सुपरवाइजर का सेम जो आपका सिलेबस है, यानी महिला सुपरवाइजर में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो सारे के सारे आरएस में है। आपके आरएस में एक दो एक्स्ट्रा है, लेकिन जो महिला सुपरवाइजर के है वो सारे आरएस में है। तो आपको आरएस वाली क्लास से भी ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपको आगे जो एग्ज़ाम हो वो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो एग्ज़ाम, तो आपकी आरएस वाली तैयारी भी इसमें काम आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।